ठीक है, आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, आप ना अपना म्यूट कर दीजिएगा सारे, जब आपने क्वेश्चन पूछना हो, जब मैं पूछूं तो फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आप म्यूट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा उसमें फिर आवाज़ कट होना शुरू हो जाती है रिकॉर्डिंग के दौरान। तो अच्छा, रिलेशनल अलजेब्रा हमने पढ़ना है बेसिकली। कॉन्सेप्ट इसका जो है, बेसिकली जो आपकी एसक्यूएल लैंग्वेज है वो बेस करती है दो तरह की लैंग्वेजेस के ऊपर। मतलब इसकी जो मेक है, या तो ये रिलेशनल अलजेब्रा लैंग्वेज होगी आपकी एसक्यूएल, या फिर ये रिलेशनल कैलकुलस लैंग्वेज होगी। रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो प्रोसीजर लैंग्वेज है, रिलेशनल कैलकुलस जो है वो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। तो आपकी जो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल जो कि ओरेकल में होती है, और टी एसक्यूएल जो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल है, पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर लैंग्वेज है बेसिकली पीएल से, और एसक्यूएल जो है वो आपको पता ही है। तो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ये रिलेशनल अलजेब्रा की बेस के ऊपर बनी हुई है। तो जो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं वो रिलेशनल कैलकुलस की बेस पे है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना एक चीज़ याद रखनी है कि आपका ये जो लैंग्वेज है ये रिलेशनल अलजेब्रा के उसके ऊपर बनी हुई है, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, जिस पे हम काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपसे कभी किसी चीज़ में पूछ लूँ, मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी अगर आप देख लो तो किया हुआ है कि ट्रांजैक्ट एसक्यूएल जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा में आती है। तो प्रपोज किसने की थी? EF कॉर्ड ने की थी। तो प्रोसीजर लैंग्वेजेस क्या होती हैं कि यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड परफॉर्म सीरीज ऑफ ऑपरेशंस टू परफॉर्म द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि यूजर बेसिकली टेल्स व्हाट डाटा टू बी रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेस एंड हाउ टू रिट्रीव इट, कि वो सारी की सारी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस देता है कि मुझे ये डाटा चाहिए, यहाँ से चाहिए, इस तरीके से आप इसको लेकर आओ और इस तरीके से आप इसको स्टोर करो। जिस तरह के हम अभी तक करते आए हैं, अगर आपको क्यूरीज वगैरह जॉइंस वगैरह की याद हो, तो हम एक एक चीज़ स्पेसिफाई करते थे कि हमें कौन सा डाटा किस टेबल से, कौन से पैरामीटर्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो है उसमें क्या है, यूजर इंटरेक्ट द सिस्टम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट विदाउट टेलिंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यूजर सिर्फ ये कहता है कि मुझे ये डाटा शो कर दो, वो ये नहीं बताता कि किस तरीके से आपने इसको शो करवाना है। अब हमारे यहाँ पे जो हम जिस चीज़ से फोकस कर रहे हैं वो है बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा लैंग्वेज के ऊपर। क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमने यही कोर्स का हमारा पार्ट है। रिलेशनल कैलकुलस को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा में बेसिकली क्या है, हमने यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द क्यूरीज इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि जो ये हमने अभी तक सारी की सारी क्यूरीज पढ़ी हैं, सेलेक्ट की, फिर हमने जॉइंस वगैरह पढ़े थे, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, और कुछ में हमने सारे के सारे रिकॉर्ड्स सेलेक्ट, स्टैटिक फॉर्म, एम्प्लॉय वगैरह जिसना किया था, उसको किस तरह हम अलजेब्रिक नोटेशन में मतलब एक्सप्रेशन उसका किस तरह लिखते हैं। और हम जो है जॉइंट्स वगैरह है जहाँ पे हम स्पेसिफिक किसी कॉलम को शो कराना चाह रहे हैं उसको किस तरह लिखते हैं। तो वो विद एग्जांपल्स यहाँ पर आता जाएगा। अभी सिर्फ इसमें ये जो आपके नोटेशंस हैं इसमें ये अब ये साथ साथ आपको एक्सप्लेन आगे होता जाएगा। इसमें क्या है कि आपका जो सिलेक्शन है उसका ये साइन है सिग्मा का। ये पाई वाला जो साइन है जो मैंने सर्कल किया है ये आपका प्रोजेक्शन का साइन है। सिग्मा का साइन कहाँ यूज होगा? जहाँ आप सेलेक्ट स्टेरिक लगा रहे हो। पाई का साइन कहाँ यूज होगा? जहाँ आप सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फ्रॉम इस तरह कर रहे हो। कि मतलब आप प्रोजेक्शन क्या है कि आप किसी स्पेसिफिक कॉलम को प्रोजेक्ट कर रहे हो या उसका रिजल्ट शो करा रहे हो। सिलेक्शन क्या है कि सारे के सारे रिजल्ट शो करा रहे हो। इसमें आप किसी कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर रहे, जितने कॉलम उस टेबल में है सबको शो करा रहे हो। उसके बाद जो हम यहाँ पे फोकस करेंगे वो यूनियन भी हमारे पास आएगा। यूनियन और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा जिसको हम क्रॉस जॉइन भी कहते हैं। जॉइंस हैं बेसिकली ये जॉइन या इनर जॉइन, दिस इज द सेम थिंग। मतलब यही वाला सिंबल जो मैंने अभी सर्कल किया है ये वाला सिंबल इनर जॉइन के लिए यूज होता है। सिंपल जॉइन लिखा हो या इनर जॉइन लिखा हो वो सेम चीज़ होती है। लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए ये सिंबल यूज होगा। राइट आउटर जॉइन के लिए जो मैंने अभी मार्क किया है ये सिंबल यूज होगा। और फुल आउटर जॉइन जो है उसके लिए ये सिंबल यूज हो रहा है। सेमी जॉइन जो है इसको हम इतना को फोकस नहीं यहाँ पे करेंगे। हमारा बेसिकली ये सारे के सारे सिंबल्स और ये दो सिंबल्स मेन फोकस हमारा यहाँ पर ही होगा। बाकी ये सिंबल्स वगैरह और यूनियन जो है वो बीच में एक आधी एग्जांपल आएगी तो उसको हम देख लेंगे। तो अब हम जरा प्रैक्टिकल उसकी तरफ जाते हैं कि सिलेक्शन क्या चीज़ है। बेसिकली सिलेक्शन ऑपरेशन प्रोड्यूसेस हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ गिवन रिलेशन। अब रिलेशन अगर आपको याद हो तो रिलेशन ये टेबल की बात हो रही है। रिलेशन इज, मैं टेबल कह रहा हूँ, रिलेशन रिलेशनशिप नहीं है, मैं टेबल की बात कर रहा हूँ। द सबसेट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स दैट सेटिस्फाई द सिलेक्शन प्रेडिकेट। कि सारे के सारे रिकॉर्ड जो है ना
वो शो करेगा सिलेक्शन के अंदर, जो कि आपने सिलेक्शन प्रेडिकेट क्या है कि जो आपने वेयर की कमांड के बाद लिखा हुआ है। ये सिलेक्शन प्रेडिकेट इज बेसिकली ये जो आपकी वेयर की कमांड, वेयर की आपकी कंडीशन आ रही है उसको कह रहा है। तो प्रेडिकेट में वो कह रहा है कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे के सारे जो मेंशन्ड है नॉट इक्वल टू वाले ये ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं। अब इसको सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन की क्यूरी है, सिलेक्शन की क्यूरी कब होगी? जब आपने सेलेक्ट स्टैटिक लिखा हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे किया है। स्टैटिक का मतलब है कि आप उस टेबल के सारे रिजल्ट शो करा रहे हो। उसका सिंबल क्या है कि ये आपने सिग्मा का सिग्नल करना है, लिखना है। उसके बाद ये एफ जो है ये बेसिकली वो कंडीशन है, जिस सिलेक्शन प्रेडिकेट है जिसकी बेस पे, और आर क्या है वो रिलेशन या उस टेबल का नाम है ब्रैकेट्स के अंदर जो आ रहा है। अब आप इस क्यूरी को जरा देखो, लिखा हुआ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर टाइटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब हमारे पास एक टेबल एम्प्लॉय का पड़ा हुआ है जिसके अंदर उसकी डिटेल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, और वहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर टाइटल का एक कॉलम भी पड़ा हुआ है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस टेबल में से, एम्प्लॉय के टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड शो करो जहाँ पे टाइटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन है, स्टैटिक है, तो ये सिलेक्शन वाला नोटेशन जो है ये लगेगा जो सिग्मा वाला। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन के नीचे वो जो एफ है, ये वाला जो एफ था यहाँ पे कंडीशन है, वो क्या है हमारे पास, टाइटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टाइटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपके ब्रैकेट स्टार्ट हुए, ये आर जो है कौन सा रिलेशन है, बेसिकली एम्प्लॉय का टेबल है, तो यहाँ पे हमने ई एम पे रिप्लेस कर दिया। तो ये तो सिंपल सिलेक्शन है। अब सिलेक्शन की यहाँ पे आप एक और एग्जांपल भी देख लो कि यहाँ पे हमारे पास टेबल है जिसके 3 कॉलम्स हैं, एक एन आर है, एक नेम है, और एक सैलरी है। अब हम कहते हैं, ये जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है जिसको मैंने मार्क की है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई वेयर सैलरी इज लेस देन 200। अब इसका रिजल्ट बेसिकली क्या आएगा कि सारे के सारे जो 200 से लेस वाले हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये 2 रोज होंगी जो कि यहाँ पे आपको रिजल्ट्स के अंदर, आउटपुट के अंदर नजर आ रही हैं। रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? अच्छा, ये जो मैंने सेलेक्ट लिखा हुआ है ये सिंबल से रिप्लेस हो जाएगा सेलेक्ट के। ये वो सेलेक्ट क्यूरी वाला सेलेक्ट नहीं है यार। अभी जिसने ज्वाइन किया वो काइंडली अनम्यूट कर दे, म्यूट कर लो जरा अपने आप को ना जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या, सेलेक्ट, यहाँ पे ये सिंबल हमने लिख दिया, सिलेक्शन की क्यूरी है, स्टैटिक है, तो जारी बात है सिलेक्ट स्टैटिक है तो इसका मतलब है ये सिलेक्शन हो रही है। कंडीशन क्या है इसकी, ये सिलेक्शन प्रेडिकेट क्या है, सैलरी इज लेस देन 200। कौन से वाले टेबल से है, टेबल का नाम हमारे पास यहाँ पर ई है, तो ये इसने लिख दिया। अगर मोर देन 1 कंडीशन होती, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई वेयर सैलरी इज लेस देन 200 एंड एन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसमें क्या होता, सेलेक्ट सैलरी लेस देन 200 कॉमा एन आर 7, वो आपने दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख दी हैं। बेशक यहाँ पे कॉमा की जगह एंड लिख दो, अगर एंड और आता है तो उसके सिंबल आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप इसी नोटेशन को फॉलो करो। और आगे जो है रिलेशन का नाम टेबल का नाम है। तो आप देख लो कि क्यूरी क्या थी, सेलेक्ट, ये सेकंड वाली क्यूरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई, स्टैटिक है तो ये सिग्मा वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम ई, कौन सा टेबल है, ये ई, एम्प्लॉय का टेबल जो था, ई हमारे पास टेबल का नाम है। वेयर, वेयर के बाद क्या कंडीशन है, सैलरी लेस देन 200 एंड अनर ग्रेटर देन, ये आपने सिलेक्शन प्रेडिकेट के अंदर ये कंडीशन आपने मेंशन कर दी। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका, इस क्यूरी का ये बनता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोजेक्शन की तरफ। Projection produces vertical subset of given relation. The subset consists of all attributes those specify the projection predicate. इसकी एग्जांपल में आप देख लो कि select, हम क्या करें, हमारे पास एक प्रोजेक्ट PROG नाम का एक अदर टेबल है जिसको मैंने अंडरलाइन की है। हम इसमें से सिर्फ ये दो PNO यानी प्रोजेक्ट नंबर और उसका बजट ये शो कराना चाह रहे हैं। हमने क्यूरी क्या लिखी है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट नंबर या P नंबर कॉमा बजट फ्रॉम PROG प्रोजेक्ट। अब ये देखो यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये सिलेक्शन का ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब सिलेक्शन और प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या है कि सिलेक्शन में ये है कि आप सारे के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करके डिस्प्ले करा रहे हो। प्रोजेक्शन क्या है, मतलब उस टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, सारे के सारे कॉलम सिलेक्शन के अंदर सारे कॉलम्स को आप शो करा रहे हो, मतलब सेलेक्ट स्टैटिक। प्रोजेक्शन में क्या है कि आपके पास टेबल के अंदर आप कॉलम स्पेसिफाई करते हो कि मैं सिर्फ ये और ये वाला कॉलम देखना चाह रहा हूँ, बाकी कॉलम नहीं देखना चाह रहा। तो ये देख लो यहाँ पे सिंपल सा आपका थंब रूल्स है कि अगर स्टैटिक लिखा हुआ, सेलेक्ट स्टैटिक लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये सिलेक्शन का ऑपरेटर लगेगा।
अगर सेलेक्ट के बाद आपके कॉलम को कोई नाम लिखे हुए हैं क्यूरी के अंदर, तो इट मीन्स ये प्रोजेक्शन का ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा। तो प्रोजेक्शन का साइन ये पाए वाला या इस तरह आप बना लो। उसके बाद आपने बताया क्या है, मतलब कौन कौन से कॉलम शो कराने हैं, यहाँ पर इसके नीचे कॉलम लिख दिए प्रोजेक्ट नंबर बजट, और कौन से टेबल से या कौन से रिलेशन से कराने हैं उसका ब्रैकेट्स के अंदर नाम लिख दिया प्रोजेक्ट। इसकी एग्जांपल्स देख लो। सेकंड वही ई वाला जो टेबल था कि सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे देख लो हम सिर्फ सैलरी का कॉलम शो कराना चाह रहे हैं ई टेबल से। तो ई टेबल में सिर्फ सैलरी का कॉलम शो कराना चाह रहे हैं, तो ये सिलेक्शन नहीं प्रोजेक्शन है। तो हम बेसिकली उस में से सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं सैलरी का कॉलम। तो हमने क्या लिखा, ये जो सिंबल था प्रोजेक्शन का, उसके बाद आगे लिखा, मतलब उसके नीचे आया कि कौन सा वाला कॉलम का नाम है या एट्रीब्यूट कौन सा था या कॉलम का नाम कौन सा था, वो सैलरी था। और उसके बाद आपका टेबल कौन सा था, वो ई था। नीचे वाली क्यूरी में हम दो चीज़ें शो करा रहे हैं, एन आर और सैलरी। तो क्या हुआ है, प्रोजेक्ट करो एन आर और सैलरी कौन से टेबल से, ई के टेबल से। तो सिंपल सी चीज़ है। इसमें अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है सर? बेसिक बेसिक है, ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा ये हो गया चेंज कि अब आपके पास ऐसी क्यूरी आ गई कि जिसके अंदर आप स्पेसिफिक कॉलम्स देखना चाह रहे हो, लेकिन किसी आप उसके अंदर प्रेडिकेट भी लगा रहे हो, जो कंडीशन भी लगा रहे हो। अभी हमने सिंपल पढ़ी है कि ना आपने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई लिखा था और सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम ई लिखा था। अभी हमने वेयर की कंडीशन भी लगा दी है। तो इस केस में क्या होगा, अब इस केस के अंदर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों यूज हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, अब इसको आपने समझना किसना है कि आप सेलेक्ट कर रहे हो बेसिकली सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। नेम सैलरी में से मतलब आप नेम और सैलरी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, और एम्प्लॉय में से सेलेक्ट किस बेस पे कर रहे हो, इस वाली कंडीशन की बेस के ऊपर। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट किस बेस पे कर रहे हो सारे के सारे रिकॉर्ड कि जहाँ सैलरी लेस देन 200 है, कौन से टेबल से, एम्प्लॉय। और अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूं आपको आसानी के लिए, और प्रोजेक्ट इसमें से क्या कर रहे हो, ये क्या रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा बेसिकली जो सैलरी लेस देन 200 है और इसके अंदर सारे के सारे कॉलम्स होंगे। अब ये जो रिजल्ट आएगा जो मैंने किया है जिसमें सारे कॉलम्स हैं, इसमें से सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट करना है नेम और सैलरी। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट करो, क्योंकि आपने ये स्टैटिक तो लिखा नहीं हुआ, ये प्रोजेक्शन का केस आ जाएगा। सिलेक्ट प्रोजेक्ट करो क्या, नेम और सैलरी, और कहाँ से, किस टेबल में से। मतलब अब कंडीशन तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही है ना, प्रोजेक्ट के साथ तो आप सिर्फ कॉलम्स के नाम देते थे। कंडीशन किस तरह कि आप सेलेक्ट करोगे सैलरी लेस देन 200 फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये बेसिकली क्या है कि मतलब इसमें रिजल्ट्स यहाँ पे भी इसने वही चीज़ शो की हुई है कि आप पहले सेलेक्ट कर रहे हो सैलरी और एम्प्लॉय को टेम्परेरी, और उसके बाद इसका जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है टेम्परेरी का, उसको आप उसमें से प्रोजेक्ट सिर्फ नेम और सैलरी कर दोगे। ये चीज़ किसी को समझ ना आई हो? सर ये तो समझ आ गई। आपसे एक बात पूछनी थी, ये मतलब नोटेशन है सिर्फ, मतलब ये नोटेशंस हैं बेसिकली। इसके स्लाइड्स के आखिर में ना आपको क्वेश्चंस पेपर में अगर आप उससे हो रहे हो, तो पेपर में क्या हो सकता है, आपको जिस तरह ये क्यूरी गिवन है जिसको मैंने मार्क किया है, अगर आपको इस तरह की क्यूरी गिवन है, चाहे वो इनर ज्वाइन की है चाहे वो लेफ्ट ज्वाइन की है, या आपको मैंने लिखा हुआ है कि राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन लेस देन 200 एंड ऑल्सो राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप क्या करोगे, आपको ये क्यूरी लिखनी होगी अगर आपके पास टेबल या स्कीमा मैंने गिवन है, और साथ आपने उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस क्यूरी का लिखना होगा। समझ गया तो सर, ठीक है। यूज ये कहाँ पर होती है, यूज ये क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का मैंने एक स्लाइड, वो आपके कोर्स पे नहीं है सच, लेकिन मैंने उसकी एक स्लाइड आखिर में इसके डाली हुई है। तो जिसको आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब इसका यूजेज फिर कहाँ पर आ जाता है। ओके, सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक दफा समझा दें। जी जी, इसको आपको सिलेक्शन प्रोजेक्शन समझना है या प्रोजेक्ट और सिलेक्ट दोनों समझना है? लाइक सर वो सिलेक्शन तो समझ आ गई है, प्रोजेक्ट तो मेरा ख्याल है वो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज हो रहा है। ये टेम्प का क्या मकसद है? हाँ, मैं आपको वही वो बेसिकली मैं बताता हूँ। देखो, प्रोजेक्ट किस केस में है, जब आप किसी टेबल में से स्पेसिफिक कॉलम शो करा रहे हो, सारे के सारे शो नहीं करा रहे, तब आपने प्रोजेक्ट करना है। अब ये जो एग्जांपल है ये सेलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों की है। आप क्या कर रहे हो, वेयर की कंडीशन भी आपके पास आ गई, और
सिलेक्ट, अब उसमें से क्या कर रहे हो, नेम और सैलरी के। आप बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि आप एम्प्लॉय का टेबल जो कि यहाँ पे किसी स्लाइड पे बना हुआ था, अभी देख लेते हैं कहाँ पर था, आई थिंक ये वाला टेबल था। आप क्या कर रहे हो, इस वाले टेबल में से ये दो रोज शो कराना चाह रहे हो जिसमें से आप सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और सैलरी को प्रोजेक्ट कराना चाह रहे हो। कि मतलब आप कह रहे हो सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम ई वेयर सैलरी इज लेस देन 200, कि अगर आपका वेयर की कंडीशन भी आ गई यहाँ पर और आपने सिर्फ दो कॉलम शो कराने, सारे नहीं कराने। तो अब ये क्या है, ये एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर करेगा क्या एग्जाम्पल, बेसिकली अगर हम जब क्यूरी चलाएंगे तो क्यूरी एग्जैक्टली चलेगी किस तरह डेटाबेस के अंदर, कि वो पहले तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स सिलेक्ट करेगा एम्प्लॉय में से, किस बेसिस के ऊपर, वेयर की कंडीशन के बेसिस के ऊपर, कि ये तीनों रोज आ जाएंगी। मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम सारा आ जाएगा। उस कॉलम में सिर्फ दो रोज आएंगी। इनमें से सिर्फ प्रोजेक्ट करेगा क्या, नेम और सैलरी वाला कॉलम। तो आपको आउटपुट में सिर्फ नेम और सैलरी शो होगा, ये वाला कॉलम आउटपुट में से निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे उसने की हुई है जो टेम्प वाला केस है, कि वो क्या कर रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा कि वो सिलेक्ट करेगा एम्प्लॉय में से सारे के सारे एम्प्लॉय में रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा जिनकी सैलरी 200 से लेस है, ये वाली लाइन है, ठीक है। सारे के सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा जिनकी सैलरी 200 है, और उसके बाद उसको उसने कह दिया टेम्प, मतलब समझाने के लिए उसने इसको टेम्प लिख दिया। फिर क्या करेगा, ये जो टेम्प के अंदर जो रिजल्ट आया, इस टेम्प के अंदर क्या होंगे, तीनों के तीनों कॉलम होंगे। इस टेम्प में से सिर्फ ये वाले दो कॉलम्स को प्रोजेक्ट कर देगा। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, सही है। जिसने क्वेश्चन पूछा था उसी ने यस कहा है ना? नहीं सर। हाँ, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसे क्लियर हो गया। सर वो मेरे हाल से छोड़ के ही चले गया। अच्छा, चलो खैर, वीडियो में देख लेगा आंसर अपना। सर वो एनीवेज, नेट। हाँ खैर वीडियो देख लेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन, आपका जो है क्रॉस जॉइन बड़ी हम डिटेल में लैब्स वगैरह में कर चुके हैं कि ये सारे के सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस जो हैं वो आपको रिटर्न कर देता है। तो इसलिए मैं इसकी थ्योरी के ऊपर यहाँ पर वो उसको रीड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसकी एग्जांपल पे आ जाता हूँ। कि अब आपके दो टेबल्स हैं, लेफ्ट साइड पे ये मेरे पास ये एम्प्लॉय का टेबल है, राइट साइड पे मेरे पास ये डिपार्टमेंट का टेबल है। मैं एम्प्लॉय के टेबल को ई कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट के टेबल को डी कह रहा हूँ। मतलब मैंने ई फॉर एम्प्लॉय और डी फॉर डिपार्टमेंट है। आप समझ लो डेटाबेस में ई और डी नाम के दो टेबल पड़े हुए हैं। अब मैंने क्वेरी क्या लिखी है, अच्छा ये वाले जो नोटेशन है इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस तरीके से भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट लग जाता है, लेकिन हमने बेसिकली ये वाला जो है ना, हमने क्योंकि ये इस उसमें पड़ी हुई है क्रॉस जॉइन की, इस तरह नहीं पड़ी हुई, तो आपने सिर्फ इस वाले को फॉलो करना है। ये जो मैं नीचे जो लाइन लिखी हुई है ना, आपने इसको फॉलो करना है। आपने इस वाले सिंटेक्स को फॉलो नहीं करना जो कि यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँ, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ई क्रॉस जॉइन डी, कि सारे के सारे रिजल्ट शो करा दो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का क्रॉस ज्वाइन करके। अब उसमें क्या होगा, आपको पता है कि क्रॉस ज्वाइन में हमेशा ये वाली रो पकड़ेगा, इसके तीन कम्बिनेशन इसके साथ बनाएगा, फिर ये रो पकड़ेगा, तीन कम्बिनेशन इसके साथ बनाएगा, फिर ये रो पकड़ेगा और इसके साथ ये तीन कम्बिनेशन बनाएगा। तो अगर आप चेक करो क्या हो रहा है, वन नेम उसका बिल था, डिपार्टमेंट उसका ए था, ये पहली रो में। यहाँ पर वो ए मार्केटिंग के साथ भी आ रहा है, फिर यही रो बी सेल्स के साथ भी आ रही है, यही रो सी लीगल के साथ भी आ रही है क्योंकि क्रॉस ज्वाइन है। फिर इसी तरह सेकंड रो राइट्स वाले डिपार्टमेंट के मतलब जो राइट साइड पे जो डिपार्टमेंट हमारा है डी का जो टेबल है, उसके तीनों कॉम्बिनेशन इसमें भी आ रहे हैं, तीसरे में भी तीनों कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह लिखते हैं, सिंपल ई क्रॉस। क्रॉस ज्वाइन का बेसिकली सिंपल, जिस तरह आप इसको एक्स कर लो, क्रॉस कर लो, ये इसकी नोटेशन है। तो आप इसमें लिखते हो ई, ये मेरे पास लेफ्ट टेबल है, ये मेरे पास राइट टेबल है, और आपने इसका क्रॉस लगा दिया, क्रॉस ज्वाइन, और ये इसका आउटपुट। अगर आपको इस तरह की क्यूरी आ जाती है तो उसको उसका अलजेब्रिक नोटेशन भी आ जाता है। उसके बाद आप अगर इनर ज्वाइन वगैरह पे जाते हो, इनर ज्वाइन में यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली है। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन दो हमारे पास हैं, और इनर ज्वाइन की जो सबसे ज़्यादा टाइप्स यूज होती हैं वो थीटा ज्वाइन है। हमने जो बेसिकली अभी तक जितने भी ज्वाइंस किए हैं वो थीटा ज्वाइंस किए हैं। अब इसके अंदर क्या है, प्रेडिकेट इक्वी ज्वाइन भी हो सकता है, नॉन इक्वी ज्वाइन भी हो सकता है। अगर ऑन की कंडीशन के बाद आपने इक्वल टू लिखा हुआ है तो वो इक्वी ज्वाइन कहलाता है, और नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है तो नॉन इक्वी ज्वाइन कहलाता है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो लैब मैंने आपको कराई थी जिसमें इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन दोनों आ गए थे। तो बस वही ऑन की कंडीशन के बाद
आप अगर इक्वल टू के थ्रू करते हो, मतलब जिस तरह ये यहाँ पर लिखी हुई है इस क्यूरी को अगर आप देखो जो एंड में लिखी हुई है, अगर आप इस क्यूरी में वेयर मतलब सॉरी यहाँ पे ये तो चलो क्रॉस ज्वाइन कर रहा है ना, इनर ज्वाइन कर ऑन की कंडीशन के बाद इक्वल टू की जगह ये जो मैं माउस यहाँ पर लाया हूँ यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख दोगे तो ये नॉन इक्वी ज्वाइन है, अगर यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ तो ये इक्वी ज्वाइन है, सिंपल। और इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पर दो आपके टेबल्स हैं, एक आर और एक एस। इसका आपने बेसिकली इनर ज्वाइन लगाया है और ये क्या है, ये एफ क्या है, ये बेसिकली ऑन की कंडीशन में आप जो स्पेसिफाई करोगे वो है, यहाँ पे आप ऑन की कंडीशन लिखोगे। अब ये जो चीज कह रहा है ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है परफॉर्मिंग अ सिलेक्शन ऑपरेशन यूजिंग अ जॉइन प्रेडिकेट एज अ सिलेक्शन फार्मूला ओवर अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेंट रिलेशंस। अब पढ़ने में तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज लग रही है, ये बेसिकली बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। ये बात कह रहा है कि आपका जो इनर ज्वाइन का रिजल्ट है वो क्रॉस ज्वाइन से भी अचीव किया जा सकता है अगर आप उसमें से सिलेक्शन कर लो। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर नीचे अगर आप क्यूरीज देखो तो दोनों क्यूरीज लिखी भी हुई है। पहली क्यूरी क्या है, सिलेक्ट E1.employee ID, comma E1.employee name, comma E1.manager ID, comma E2.employee name from E1 क्रॉस ज्वाइन employee E2 where। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो ऑन वाली कंडीशन थी यहाँ पे लिख दी है, क्रॉस ज्वाइन किया है, क्रॉस ज्वाइन के थ्रू सारे जो रिजल्ट्स मेरे क्रॉस ज्वाइन में तो मेरे पास सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे E1 की मैनेजर आईडी E2 की एम्प्लॉय आईडी के इक्वल हो जाए, खाली वो वाली रो शो करा दो। और सेकंड वाला जो क्या है उसके अंदर सिंपल मैंने वही किया हुआ, E1 डॉट दिस मतलब एम्प्लॉय आईडी, E1 डॉट एम्प्लॉय नेम, E1 से मैनेजर आईडी ला रहा है, E2 से एम्प्लॉय का नेम ला रहा है, फ्रॉम E1 ये मेरा लेफ्ट टेबल है, इनर ज्वाइन E2 ये मेरा राइट टेबल है, ऑन E1 अब यहाँ पे मैंने ऑन यूज इनर ज्वाइन की है, ऑन के बाद मैंने कह दिया E1 की मैनेजर आईडी इक्वल होनी चाहिए E2 की एम्प्लॉय आईडी की। तो आपका बेसिकली क्या है कि आप इनर ज्वाइन का रिजल्ट क्रॉस ज्वाइन के थ्रू भी अचीव कर सकते हो वेयर कंडीशन लगाने के बाद। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर जाता हूँ, क्यूरी रन करता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो एसक्यूएल सर्वर खोलना पड़ेगा, मैं उसमें आपको क्यूरी रन करके दिखा देता हूँ ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन न रहे आपको। क्रॉस ज्वाइन में कोई क्वेश्चन तो नहीं था उसके नोटेशन के अंदर? अब ये मैंने एंड में दोनों क्यूरीज लिखी हुई हैं। अब इसमें से पहले तो मैं आपको ये क्यूरी बताता हूँ कि अगर सिर्फ क्रॉस ज्वाइन मैंने लगाया होता, खाली इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता। अच्छा ऑन की कंडीशन क्रॉस ज्वाइन वाली नीचे क्यूरी है, सॉरी, ये मैंने खाली क्रॉस ज्वाइन लगाया होता तो मेरे पास क्या था, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते। मतलब एम्प्लॉय नंबर 101 अगर मैं इसको एम्प्लॉय आईडी के थ्रू देखता हूँ तो 101 101 101, मतलब ये दोनों टेबल्स, एक E1 कॉपी बनी हुई है, एक E2 कॉपी बनी हुई है, इसके थ्रू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जब वेयर की कंडीशन लगा दी है कि जहाँ पे मेरा, इधर चेक करो, एम्प्लॉय आईडी E1 एम्प्लॉय आईडी सॉरी E1 का मैनेजर आईडी E2 के एम्प्लॉय आईडी के इक्वल हो जाए। अगर मैं इस क्रॉस ज्वाइन के अंदर एक छोटा सा काम और करूं आपको समझाने के लिए कि मैं यहाँ पे E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ ताकि आपको शो हो जाए कि कौन कौन से रिजल्ट शो होंगे, कौन कौन से रिजल्ट शो नहीं होंगे। E2 ठीक है, और मैं इसको खाली क्रॉस ज्वाइन इसका लगाता हूँ वेयर की कंडीशन के बगैर। तो अब यहाँ पर देखो ये जो मेरी एम्प्लॉय आईडी E1 डॉट सॉरी मैनेजर आईडी है, E2 में, हाँ हमने वेयर के बाद क्या लगाया हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो वाला रिजल्ट शो करा दो जहाँ पे मैनेजर आईडी जो है वो E2 के एम्प्लॉय आईडी की इक्वल हो जाए, E1 की मैनेजर आईडी E2 के एम्प्लॉय आईडी की इक्वल हो जाए। तो किस किस केस में होगी, अब इसमें ये देखो, पहला केस E1 की मैनेजर आईडी E2 की एम्प्लॉय आईडी की इक्वल है, ये वाली रो शो होगी जो इस वक्त मैंने हाईलाइट की है, ठीक है, ये रो नंबर 2 जो है ये शो होगी। तीसरी रो में देखो
E1 मैनेजर आईडी E2 की मैनेजर आईडी के इक्वल है, ठीक है। E1 की मैनेजर आईडी E2 के एम्प्लॉय आईडी के इक्वल है, तो ये वाली रो नंबर 3 ये भी रिजल्ट में आएगी। रो नंबर 1 में तो नल है, ये तो रिजल्ट में नहीं आएगी क्योंकि वेयर कंडीशन के बाद। 4 रो में आओ, यहाँ पे क्या है, मैनेजर आईडी 102 है E1 में, और E2 में एम्प्लॉय आईडी 101 है, तो ये आपकी वेयर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये रो आपकी नहीं आएगी। नल वाले केस में भी ये मैच नहीं होगी, नहीं आएगी। यहाँ 101 है, 102 है, नहीं आएगी। रो नंबर 8 भी नहीं आएगी। रो नंबर 9 चेक कर लो, 102 102 मैच कर रहा है कि मैनेजर आईडी E1 की E2 की एम्प्लॉय आईडी की इक्वल है, तो ये रो भी आपकी शो हो जाएगी। इसी तरह बाकी इसमें से कोई ऐसी रो नहीं है जो मैच कर रही हो, तो जितनी भी है, क्योंकि इसने तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दे दिए क्रॉस जॉइन ने। अब जब मैं ये वाला क्रॉस जॉइन वेयर की कंडीशन के साथ चलाता हूँ, तो आपके पास वही रिजल्ट आया जो कि इनर जॉइन का आता होता है, कि आपके पास 3 रोज आई हैं, और अगर इसको आपने वेरीफाई करना है कि क्या मैंने ये चीज़ जो लिखी है वो ठीक लिखी है। E2 एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पे शो करा देता हूँ, और मैं दोनों क्यूरीज को चला देता हूँ साइड बाय साइड। देख लो, पहली क्यूरी का रिजल्ट भी वही है, सेकंड क्यूरी का रिजल्ट भी वही है। ये नीचे वाला रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, जिसकी मैंने रो नंबर 1 अभी हाईलाइट की है, ये बेसिकली क्रॉस जॉइन के थ्रू मैंने अचीव किया है, कि क्रॉस जॉइन करने के बाद मैंने वेयर की कंडीशन में वो चीज़ मेंशन कर दी है जो रिजल्ट मैं देखना चाह रहा हूँ। और फर्स्ट वाली क्यूरी तो थी हमारी इनर जॉइन की। बेसिकली ये सेल्फ जॉइन है, लेकिन ये इनर जॉइन और सेल्फ जॉइन एक है, कि मैंने बेसिकली सेल्फ जॉइन एज सच खुद तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इनर जॉइन या आउटर जॉइन या इनर या आउटर जॉइन का से ही वो बनता है, बेसिकली उसी से ड्राइव होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमने इनर जॉइन का रिजल्ट क्रॉस जॉइन के थ्रू अचीव कर लिए। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है आपको। बेसिकली सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए कि ये इसने जो लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन लिखी हुई थी, इसका क्या मकसद था। यार स्प्लिट लेट मी चेक जस्ट वन थिंग टीम्स में। ओके फाइन, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया है, इसका बताने का मकसद यही था कि ये जो मैंने अब सर्कल किया है, कि ये जो इसने लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, बेसिकली इनर जॉइन है, जिसको हम क्रॉस जॉइन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं इनर जॉइन वाला रिजल्ट। अब सिंपल आते हैं इनर जॉइन के ऊपर कि इनर जॉइन की नोटेशन किस तरह होगी। वही वाली बात कि आपने इस वाले सिंटेक्स को फॉलो नहीं करना, आपने ये वाला सिंटेक्स फॉलो करना है। तो ये बेसिकली इसकी जगह ये सिंटेक्स आएगा। अब यहाँ पे क्या है, हम कह रहे हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई, ये हमारा लेफ्ट टेबल है ई, इनर ज्वाइन डी, डी हमारा राइट टेबल है, ऑन जहाँ पे ई की डिपार्टमेंट जो है, ई में जो डिपार्टमेंट है बेसिकली यहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स में भी देख लो तो ई में जो डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है उसके अंदर डिपार्टमेंट नेम पड़ा हुआ है, और डी में जो डी नेम का कॉलम है उसमें डी नेम पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट वाले टेबल में। हम कह रहे हैं कि ई का डी ई डॉट डी पी टी इक्वल हो जाए डी डॉट डी नेम के। तो अब ये हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, लेफ्ट टेबल ई है, फिर उसके बाद हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन के बाद जो कंडीशन थी वो आपने यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद आपने डी राइट साइड पे आपने राइट वाला जो टेबल था डी वो आपने लिख दिया। तो ये इनर ज्वाइन का रिजल्ट है जो आपके पास शो हो रहा है, जो कि सिंपल इस तरह आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका इस टाइप पे लिख देते हैं। अब हमारे पास रह गया लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन। अच्छा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन सेम थिंग है, राइट आउटर ज्वाइन या राइट ज्वाइन सेम थिंग है, फुल आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन ये भी सेम है। तो इसमें आपने फुल आउटर ज्वाइन को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि कोई डिफरेंट टाइप की चीज़ आ गई। ये फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन ये एक ही चीज़ है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, उसके बाद आप ये फुल ज्वाइन और इसी एग्जाम्पल्स में आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा। कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको मैंने स्कीमा प्रोवाइड कर दी और मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले क्या करो, या ये क्यूरी आपको दे दी है कि सेलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम बुक वेयर सब्जेक्ट इज डेटाबेस, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिकली आउटपुट, ये क्यूरी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इसको आप एसक्यूएल की क्यूरी ना समझ लेना, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपने आउटपुट में क्या क्यों करना है, आपने रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करने हैं बुक्स के टेबल से वेयर सब्जेक्ट इज डेटाबेस।
अब रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं तो सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, मैंने कोई स्पेसिफिक कॉलम तो आपको कहीं नहीं है, तो ये क्या है, सिलेक्शन का ऑपरेटर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, सिलेक्शन का ऑपरेटर लगाया, उसके साथ आपने कंडीशन लिखी कि सब्जेक्ट डेटाबेस है, कौन से टेबल से लेकर आना है, बुक्स के टेबल से लेकर आना है। इसी तरह सेकंड आपकी की जो है आपकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि आपने रिकॉर्ड सारे के सारे सिलेक्ट करने बुक्स में से, जहां वेयर सब्जेक्ट डेटाबेस हो जाए और प्राइस जो है वो 450 हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं, आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम तो शो का कहा नहीं है, तो ये भी सिलेक्शन का प्रोसीजर है कि आप करोगे सेलेक्ट वाला सिंबल, उसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई। कंडीशन आपकी ये दो हैं जो वेयर के बाद लिखी, मतलब डेटाबेस आपका होना चाहिए सब्जेक्ट का नाम और प्राइस उसकी 450 होनी चाहिए, और कौन से टेबल में से, ये जो मैंने सर्कल किया बुक्स के टेबल में से। इसी तरह अगर आप तीसरे वाली एग्जांपल देखो तो ये कह रहा है सेलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम बुक्स वेयर सब्जेक्ट इज डेटाबेस, प्राइस इज 450 और दोज बुक्स पब्लिश्ड आफ्टर 2010। तो इसमें अगर मैंने आपको स्कीमा प्रोवाइड किया हुआ है तो सिलेक्शन है, सारे के सारी रोज हम शो करा रहे हैं किस कंडीशन की बेस के ऊपर कि जहाँ पे सब्जेक्ट डेटाबेस हो जाए, प्राइस आपकी 450 हो जाए, या ईयर जो है वो ग्रेटर देन 2010 हो जाए। कौन से टेबल में से, जो मैंने सर्कल किया बुक्स के टेबल में से। आगे एग्जांपल प्रोजेक्शन की है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बेसिकली आपने करना है कॉलम नेम सब्जेक्ट एंड ऑथर फ्रॉम रिलेशन बुक, कि आपने इसमें ये लिखा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का और ऑथर का कॉलम बुक्स के टेबल से आपने शो कराना है। या मैं आपको यहाँ पे अगर एसक्यूएल की क्यूरी दे देता तो मैं लिखता सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा ऑथर फ्रॉम बुक्स। तो मैंने यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर दिए हैं कि खाली ये वाले दो कॉलम करने हैं, तो प्रोजेक्शन है तो आप प्रोजेक्शन का सिंबल लिखोगे, कॉलम का नाम लिखोगे और कौन से टेबल से ला रहे हो वो आगे लिख दोगे, यहाँ पे बुक्स है। यूनियन ऑपरेशन किस तरह होगा कि प्रोजेक्ट द नेम ऑफ ऑथर्स हु हैव आइदर रिटन अ बुक और एन आर्टिकल और बोथ। ठीक है, यूनियन की आप जो है लैब के अंदर दोबारा उसकी क्यूरी चला के देख लेना कि यूनियन की क्यूरी कैसे चलती है। कि बेसिकली ये क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये ऑथर के नाम जो है वो शो कर रहा है बुक्स के टेबल से, और उसको कंबाइन कर रहा है आर्टिकल का टेबल है। मतलब हमारे पास डेटाबेस में दो टेबल है, एक हमारे पास बुक का टेबल है, एक हमारे पास ऑथर का आर्टिकल्स का टेबल है। इन दोनों टेबल्स के अंदर ऑथर नाम का कॉलम है। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो सारे के जो है ना सारे के सारी मुझे सारे के सारे ऑथर्स के नाम शो करा दो जिन्होंने या बुक लिखी हो या आर्टिकल लिखी हो। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप प्रोजेक्ट ऑथर बुक्स करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे ऑथर के नाम आ जाएंगे जो कि उस बुक्स के टेबल में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपने कॉलम प्रोजेक्ट किया हुआ ऑथर का। जो राइट साइड पे यूनियन के बाद लिखा हुआ है इसमें उन सारे ऑथर्स के नाम आ जाएंगे जिन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। और आप यूनियन कर रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, बेसिकली रिजल्ट आपका एक कॉलम होगा जिसका कॉलम का नाम ऑथर होगा, और इसके अंदर पहले आपके जो रोज आएंगी वो बुक्स की रोज आ जाएंगी, मतलब बुक्स में से ऑथर के नाम लेगा, यहाँ पे सारे डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद ये 1 में, अगर मैं इसको 1 कह देता हूँ इस वाले पार्ट को, ठीक है, और इसको मैं 2 कह देता हूँ, और उसके बाद जब ये रिजल्ट शो करेगा तो इन्हीं रोज में एक्सटेंड करेगा यहाँ पे जो 2 वाला साइड है जिसमें क्या आ रहे हैं आर्टिकल से ऑथर के नाम आ रहे हैं, वो सारी की सारी रोज साथ शो कर देगा। मतलब आपको इसका रिजल्ट में कॉलम एक ही शो होगा लेकिन 2 डिफरेंट टेबल से शो हो रहा है, तो उससे यूनियन कर दिया। और यूनियन इसी तरह जो सिंपल आप पहले यूनियन नोटेशंस में पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में पढ़ रहा था, ये उसी तरह ही काम कर रहा है कि रिजल्ट कंबाइन करके बता रहा है आपको। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जांपल, इसमें क्या है कि यील्ड अ रिलेशन व्हिच शोज ऑल बुक्स एंड आर्टिकल्स रिटन बाय ट्यूटोरियल पॉइंट, कि अगर ट्यूटोरियल पॉइंट जो है ऑथर जो है वो अगर ट्यूटोरियल पॉइंट है, मतलब इसका ऑब्वियसली स्कीमा जो आपको गिवन होगा, अगर मैं इस तरह की क्यूरी देता हूँ और आपको मैं इस तरह का रिजल्ट शो कराता हूँ तो डेफिनेटली आपका स्कीमा गिवन होगा। तो या सिलेक्ट की क्यूरी गिवन होगी जिसकी बेस पे आपने लिखना होगा। तो सिलेक्ट क्या है, मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स क्रॉस जॉइन आर्टिकल वेयर ऑथर इज इक्वल टू ट्यूटोरियल पॉइंट। अब ये चीज़ मैंने अगर आपको लिखने को दे दी है तो इसका सिंपल क्या बनता है, एक तो ये इस तरह भी अचीव हो सकता है सिंपल कि सिलेक्ट क्या कर रहे हो, ऑथर इज इक्वल टू ट्यूटोरियल पॉइंट, और मतलब इसके अंदर वो कंडीशन आ गया, या आप नोट करो कि थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। अगर ये वेयर की कंडीशन ना होती तो हम सिंपल लिखते बुक्स क्रॉस आर्टिकल्स, ये हम लिखते हमारा रिजल्ट आ जाता, लेकिन अब इसके अंदर वेयर की कंडीशन आ गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, बुक्स क्रॉस आर्टिकल, ये वाला जो पार्ट है इसमें से सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं और उसमें से सिर्फ हम सिलेक्ट कर रहे हैं
इस प्रेडिकेट के ऊपर। अब हमें यहाँ पे सिलेक्शन का ऑपरेटर क्यों लगाया है, क्योंकि देखो ये सेलेक्ट स्टैटिक है, ठीक है। सिलेक्शन इस वजह से की है क्योंकि सिलेक्ट स्टैटिक है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं, जो क्रॉस ज्वाइन के रिजल्ट आ रहे हैं सिर्फ वेयर की कंडीशन लगा दी है, तो उसकी वजह से ये बेसिकली इस तरह बन गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर है सबको? सर इसकी एक दफा एग्जांपल तो बताते हैं, कुछ बता के बताते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल दोबारा करा दूं आपको। काइंडली क्वेश्चन पूछने के बाद दोबारा म्यूट कर देना, आपकी आवाज़ भी थोड़ी कट के आ रही थी। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि पहले तो आपने, मैं पिछली स्लाइड्स पे जाता हूँ क्रॉस ज्वाइन की, जहाँ पे हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो चीज़ हमने पढ़ी थी, आई थिंक ये क्रॉस ज्वाइन, हाँ ठीक, क्रॉस ज्वाइन। यहाँ पे हमने क्या लिखा था क्यूरी, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ई क्रॉस ज्वाइन डी, वेयर क्यू की कंडीशन दी थी। तो इसकी अलजेब्रिक नोटेशन क्या है, सिंपल। लेफ्ट साइड पे क्या टेबल है हमारे पास, ई वाला, ये लेफ्ट पे है। राइट पे क्या टेबल हमारे पास, डी है, ये हमारा लेफ्ट टेबल है, ये हमारा राइट टेबल है। तो हमने लेफ्ट के ऊपर ई लिखा, राइट के ऊपर डी लिखा, और क्या हो रहा है, ये क्रॉस ज्वाइन हो रहा है, ये तो सिंपल बन गया। इसी क्यूरी में अब आगे वेयर की कंडीशन लग गई है उस वाले एग्जाम्पल में। अब हम उस एग्जाम्पल में वापस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कि इसी क्यूरी में ये वेयर की एग्जाम्पल लगी है, जिसको मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इंक का। ये जो मैंने अब सर्कल की है, इसमें देख लो वेयर की कंडीशन लग गई है। अगर ये सिंपल ये वेयर वाली कंडीशन ना होती तो हमने क्या लिखना था, बुक्स क्रॉस ऑथर, बस ये नोटेशन थी अलजेब्रिक। लेकिन अब क्या कर दिया कि वेयर, अब वेयर की कंडीशन आप कहाँ लिखोगे? वेयर की कंडीशन बेसिकली आप इस वजह से सेलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन लिखिए। सिलेक्शन क्यों लिखी है, क्योंकि ये सारे के सारे रिकॉर्ड ला रहा है, इसलिए मैंने सिलेक्शन का ऑपरेशन लिखा है कि मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, सिग्मा सेलेक्ट में क्या मतलब किस, और उसमें कंडीशन लिखी क्या, ये ऑथर वाली, कि ऑथर इज इक्वल टू बुक्स, सॉरी ट्यूटोरियल पॉइंट, ट्यूटोरियल पॉइंट को मैं यहाँ पे टीपी खाली कर देता हूँ। और क्या है आगे उसके बाद, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर बुक्स क्रॉस आर्टिकल्स, ये चीज लिखी है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन आ गई वेयर की, तो मैं इसको यहाँ पे कैसे करूंगा कि मैं सारे के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे ऑथर ट्यूटोरियल पॉइंट है। तो मैं सारे के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी ये कंडीशन आ गई। कहाँ से कर रहा हूँ, बुक्स, सॉरी बुक्स ही है ना, हाँ, बुक्स क्रॉस ज्वाइन ऑथर आर्टिकल्स। अब ये चीज क्लियर हुई है जिसने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन का ऑपरेटर क्यों लगाया है? सर जी सर हो गया, चलो ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें आपको मजीद ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो देख लो कि हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे थे, तो मैंने सिलेक्शन के साथ कंडीशन दे दी है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है इस वाली क्वेरी के अंदर, इनर जॉइन का क्या है। अब हमारे पास ये तीन टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है, और ये बेसिकली क्या है जो हम आउटपुट अचीव करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट। ये हमारी एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट जो है उसका वो आ रहा है, मतलब रिजल्ट आ रहा है, जिसके अंदर आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेकर मतलब एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट का रिजल्ट जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। अब इसकी हम क्यूरी क्या लिखेंगे बेसिकली। अब इसमें देखो हम सिर्फ एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय का नाम ला रहे हैं। एम्प्लॉय के टेबल को मैं यहाँ पे ई समझ लो कि ये ई है और डिपार्टमेंट का टेबल डी है। तो अब इसकी क्यूरी क्या लिखूंगा मैं, सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, एम्प्लॉय के टेबल से नाम ला रहा हूँ, आउटपुट को आप नोट करो। एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय की आईडी ला रहा हूँ, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये जो मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं। फिर ई डॉट डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय के टेबल से ये मैं तीसरा कॉलम ला रहा हूँ, डिपार्टमेंट नेम, जो कि तीनों यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद डी डॉट मैनेजर नेम, तो डी डॉट मैनेजर है बेसिकली इस डिपार्टमेंट वाले कॉलम से ये चौथा वाला कॉलम मैं यहाँ पे मैनेजर शो कर रहा हूँ। अब इसके अंदर से कोई रो मिसिंग है, मतलब चेक करो कोई कॉलम मिसिंग है, हाँ ये वाला कॉलम मिसिंग है, तो इसका मतलब ये सिलेक्ट स्टैटिक तो है नहीं, ठीक है। ये स्पेसिफिक कॉलम में सिलेक्ट कर रहा हूँ। यार काइंडली आप म्यूट अपने आप को कर दिया करो, आप अनम्यूट करते हो तो फिर ये रिकॉर्डिंग सही तरह उसमें इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, बेसिकली मैं चार कॉलम्स शो कर रहा हूँ। इसमें से नेम
एम्प्लॉय के टेबल से ये 3 कॉलम और डिपार्टमेंट के टेबल से चौथा कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन का ऑपरेटर में यूज करूंगा। फ्रॉम लेफ्ट टेबल मेरा क्या है, एम्प्लॉय का, फिर मैं इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ, तो इनर ज्वाइन में मेरे पास ये वाला नोटेशन है उसकी। राइट टेबल क्या है मेरा, डिपार्टमेंट, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ये मेरी ऑन की कंडीशन है जो कि मेरे यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ऑन की कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी इनर ज्वाइन के नोटेशन के साथ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि ई इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा रिजल्ट मैं लेकर आ रहा हूँ इनिशियली। अगर इसके अंदर सेलेक्ट लिखा होता तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने सर्कल किया हुआ ये वाला पार्ट ये लिख देता, काफी था। लेकिन मैंने इसके अंदर से ये सिर्फ ये 4 कॉलम्स शो करने हैं जो कि मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं। ये वाले 4 कॉलम्स जो हैं वो सिर्फ मैं इसमें से शो कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसमें क्या करना है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेकर आया इस कंडीशन की बेस के ऊपर, मतलब ये इनर ज्वाइन है, और उसमें से प्रोजेक्ट सिर्फ ये 4 कॉलम कर दिए जो कि मैंने क्यूरी में लिखे हुए थे। इस चीज में किसी को कोई डाउट हो? चलो ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या है, क्यूरी हम पढ़ लेते हैं। लेफ्ट ज्वाइन तो हमने किया हुआ था। ये हमारे पास 3 टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय का, एक डिपार्टमेंट का, और हम बेसिकली ये रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम कितने कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम ला रहे हैं। सारे के सारे कॉलम नहीं ला रहे, बेसिकली हम प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं। तो हमने इसकी क्यूरी क्या लिखी, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय आई डी रहो, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ई डॉट एज, एम्प्लॉय के टेबल से एज, और डिपार्टमेंट के टेबल से खाली डिपार्टमेंट का नाम लाना है। फ्रॉम ई हमारा लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट ज्वाइन डी हमारा जो है वो राइट टेबल है। तो बेसिकली लेफ्ट ज्वाइन से क्या होगा कि ऐसे एम्प्लॉय जिनको डिपार्टमेंट असाइन नहीं भी हुआ उनके नाम भी शो हो जाएंगे, और जिनको हुआ है वो तो आपका वो तो इंटरसेक्शन के रिजल्ट में आएंगे। तो बेसिकली अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन को दोबारा बताऊं तो लेफ्ट ज्वाइन क्या था कि लेफ्ट ज्वाइन के अंदर जो टेबल आपने लेफ्ट पे स्पेसिफाई किया है उसकी वो रोज जो कि इंटरसेक्शन में आ रही है वो तो शो होंगी ही होंगी, और जो रोज इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं है वो भी शो होंगी लेफ्ट वाले टेबल की। यहाँ लेफ्ट टेबल क्या है, एम्प्लॉय, तो ये देख लो 107 जो रो आ रही है, एम्प्लॉय आईडी आ रही है, उसको कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर चेक करो, डिपार्टमेंट नंबर साइन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट यहाँ पर आ गया है, लेकिन उसमें डी नेम नल लिखा हुआ क्योंकि उसको साइन ही कोई नहीं हुआ था। तो इस तरह से, क्योंकि ये हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया हुआ है कि लेफ्ट के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स। अब इस क्यूरी को हम क्या है, उसके बाद ऑन की कंडीशन तो वही है कि ई डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, कि ई में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो डी में डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल होना चाहिए। ये इस तरीके से देख लो कि ई में उस कॉलम का नाम डिपार्टमेंट नंबर है, डी वाले के अंदर उस कॉलम का नाम डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये हमने कंडीशन लगा दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि अगर मैं इसको नोटेशन लिखता हूँ कि हम कर रहे हैं लेफ्ट पे हमारा टेबल ई है, राइट पे हमारा टेबल डी है, और हम क्या कर रहे हैं, ये वाला सिंबल चेक करो, हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन का ये सिंबल होता है। और ऑन की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन जो कि हमने यहाँ पे ऑन की लिखी थी वो लेफ्ट ज्वाइन के साथ आ जाएगी। और इसमें से हम क्या सारे कॉलम शो कर रहे हैं, अगर सारे कॉलम शो कर रहे हैं तो फिर खाली ये मेरा आंसर था, लेकिन हम सारे नहीं कर रहे, हम इसमें से सिर्फ ये 4 कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 कर रहे हैं तो आपने ये प्रोजेक्ट के साथ बेसिकली प्रोजेक्ट कर रहे हो और ये 4 कॉलम्स के आपने नाम लिख दिए, सिंपल प्रोजेक्ट का सिंबल यूज करके। और अगर आप राइट ज्वाइन पे आते हो तो राइट ज्वाइन में क्या होगा कि इनर ज्वाइन वाले रिजल्ट आपका होगा, और राइट वाले टेबल में अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो कि इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं है तो वो भी शो हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में देखो, ये पहली वाली 3 रोज तो इनर ज्वाइन में आती हैं क्योंकि इन तीनों को डिपार्टमेंट साइन हुआ हुआ है। और अब लेफ्ट इसको तो हमने केयर ही नहीं करना क्योंकि ये राइट ज्वाइन है और राइट पे हमने डिपार्टमेंट का टेबल रखा हुआ, तो ये वाली रो तो हमारी शो नहीं होगी 107 वाली। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 10 असाइन हुआ हुआ है, हाँ जी हुआ हुआ है, 11 असाइन हुआ हुआ है, हाँ हुआ हुआ है, डिपार्टमेंट 12 असाइन नहीं हुआ हुआ। अब हमने राइट ज्वाइन लगाया है तो इंटरसेक्शन का रिजल्ट और राइट वाले टेबल के जो रो है वो भी शो होगी। तो इस वजह से ये देख लो कि ये कैश का डिपार्टमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इसके बाकी कॉलम्स जो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम और एज नल है, क्योंकि ये साइन ही किसी को नहीं हुआ हुआ तो वो वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। ये राइट ज्वाइन की वजह से है। अगर इनर ज्वाइन होता तो सिर्फ पहले 3 रोज शो होती, लेकिन क्योंकि ये राइट ज्वाइन है तो इनर ज्वाइन का रिजल्ट प्लस राइट वाले टेबल में जो रोज हैं जो मैच नहीं कर रही वो भी रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। इसकी क्यूरी हमने किस तरह लिखनी है, क्यूरी सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय नेम, ई के टेबल से एज और डी के टेबल से नाम लेकर आओ। फ्रॉम लेफ्ट पे टेबल है हमारा एम्प्लॉय, राइट ज्वाइन लगाया है, राइट पे हमारा टेबल है डिपार्टमेंट डी, ऑन
ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब ये क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का राइट ज्वाइन कर रहे हैं। राइट ज्वाइन का ये वाला सिंबल है। किस बेसिस पे कर रहे हैं, इस कंडीशन पे कर रहे हैं कि एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट पे आ जाएगा, और इसमें से हम फिर क्या क्या शो करा रहे हैं, इसमें से हम सिर्फ ये वाला रिजल्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये वाले 4 कॉलम्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई चीज़ आप पूछना चाहो? सर लेफ्ट जॉइन में भी तो तकरीबन यही काम हो रहा था, उसमें भी तो सब कुछ ही आ रहा था। ये लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट आपके सामने है, ये इनर ज्वाइन का रिजल्ट आपके सामने है। अब नोटिस करो, लेफ्ट ज्वाइन के अंदर 107 रो शो हो रही थी, इसका नाम भी शो हो रहा था, इसकी एज भी शो हो रही थी, लेकिन इसका डिपार्टमेंट नल था। तो ये देख लो, इसके रिजल्ट में ये शो हो रहा है लेफ्ट ज्वाइन में। ठीक है, लेफ्ट वाले टेबल की सारी रोज शो हो रही हैं, प्लस वो वाली रोज जो कि इंटरसेक्शन में आ रही हैं। ये जो पहली 3 रोज हैं ये इंटरसेक्शन में आ रही थी, ये भी शो हो रही हैं, प्लस लेफ्ट के सारे टेबल। जब हमने राइट ज्वाइन लगाया तो देखो यहाँ पे वो जो 107 था उसका यहाँ पे कहीं पे आउटपुट में नजर आ रहा है आपको। पहली 3 रोज तो इंटरसेक्शन इनर ज्वाइन वाला रिजल्ट था, लेकिन राइट वाले टेबल में जो कैश डिपार्टमेंट है वो आपका सिर्फ शो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कैश किसी को साइन ही नहीं हुआ हुआ। देख लो, ये दोनों क्यूरीज एक ही डेटाबेस पे लगी हुई है। यहाँ पे कैश का कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन है। एम्प्लॉय के टेबल की सारी रोज शो होंगी, और जो इंटरसेक्शन है वो तो शो होगा ही होगा। मतलब इंटरसेक्शन के बाद एम्प्लॉय के टेबल की बाकी जो रोज रहेगी वो भी शो होंगी। तो ये पहली 3 तो इंटरसेक्शन में आ जाती हैं कि इसमें डिपार्टमेंट 10, 11 इनको साइन हुआ हुआ है, इसको साइन नहीं हुआ हुआ, लेकिन इसका नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन है कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड शो कराओ। राइट में क्या है? राइट ज्वाइन है। इंटरसेक्शन का रिजल्ट ये 3 रोज तो आनी है, यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम सामने लिखा आ जाएगा, और यहाँ पे ये डिपार्टमेंट जो है ये किसी को साइन नहीं हुआ हुआ था, लेकिन ये भी यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर देख लो कि ये 107 रो जो है जब हमने राइट ज्वाइन की है तो ये पार्ट नहीं है इसका। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम फुल आउटर ज्वाइन को देख लेते हैं, उससे टोटली क्लियर हो जाएगा। अब ये वही एग्जांपल है फुल आउटर ज्वाइन की कि हमारे पास लेफ्ट पे एम्प्लॉय का टेबल है, राइट पे डिपार्टमेंट का टेबल है, और हम फुल आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं। फुल आउटर ज्वाइन का बेसिकली ये नोटेशन होती है, ठीक है, एक्स डाल के यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये फुल आउटर ज्वाइन की नोटेशन है। तो हम बेसिकली ये काम करना चाह रहे हैं, फुल आउटर ज्वाइन वाला। अब फुल आउटर सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर की सर आवाज। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आवाज आ रही है? ये सर अब आई है आवाज। हाँ, आई सर थिंक सर अब आ रही। अब आ रही आपको है। कहाँ से आवाज नहीं आई थी? कौन से वाले स्लाइड से आवाज नहीं आई थी? फुल पे सर, सर जब फुल सर फुल पे आवाज नहीं आई सर। स्टार्टिंग ये से सर, आवाज नहीं दोबारा आई? बिल्कुल सर, ये स्टार्टिंग से। अच्छा सॉरी, वो आई थिंक मेरा वो माउस पे दब गया होगा वो बटन। अच्छा, फुल आउटर ज्वाइन में आप चेक करो कि फुल आउटर ज्वाइन में क्या रिजल्ट है कि आपका लेफ्ट वाला टेबल यहाँ पे एम्प्लॉय है, राइट वाला टेबल आपका डिपार्टमेंट है। फुल आउटर ज्वाइन का ये वाला नोटेशन होता है जो कि यहाँ पे भी मेंशन है, इधर भी मेंशन है। अब फुल आउटर ज्वाइन में देखो क्या हो रहा है। फुल आउटर ज्वाइन का जो आउटपुट है उसके अंदर इंटरसेक्शन का रिजल्ट, ये जो पहली 3 रोज हैं ये क्या है? इंटरसेक्शन या इनर ज्वाइन वाला रिजल्ट है, ये तो शो होगा ही होगा। प्लस फुल आउटर ज्वाइन है तो लेफ्ट में जो वाली रो जिसको डिपार्टमेंट साइन नहीं होगा वो भी शो हो जाएगी, और राइट में जिस डिपार्टमेंट को कोई एम्प्लॉय साइन नहीं हो वो भी शो हो गई है। अब जरा फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन को एक दो दोबारा देखो। लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट प्लस लेफ्ट वाले टेबल की जो रो मैचिंग में नहीं आ रही इंटरसेक्शन में वो शो हो रही है, लेफ्ट ज्वाइन। राइट ज्वाइन, राइट में हमने डिपार्टमेंट टेबल लिखा हुआ है। अब राइट के अंदर क्या हो रहा है कि इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट प्लस राइट वाले टेबल में जो रो किसी जो इंटरसेक्शन के रिजल्ट में नहीं आ रही वो भी शो हो रही है। फुल आउटर ज्वाइन में क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट और लेफ्ट वाले टेबल की जो रो मैच नहीं हो रही थी वो भी, और राइट वाले टेबल की जो रो मैच नहीं हो रही थी वो भी, सारी की सारी शो हो रही है। फुल आउटर ज्वाइन तो इस तरह। अब इसकी क्यूरी देखते हैं और इसकी नोटेशन देखते हैं वो क्या है। उसी तरह सिंपल नोटेशन है, सिंपल क्यूरी है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय की आईडी लाओ,
एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय का नाम लो, ई के टेबल से एज लो और डी के टेबल से नाम लेके आओ डिपार्टमेंट। फ्रॉम ई हमारा लेफ्ट टेबल है, फुल आउटर ज्वाइन, डी हमारा राइट टेबल है, ऑन दिस। अब क्योंकि फुल ऑर्डर ज्वाइन है तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों के रिजल्ट शो होंगे और इंटरसेक्शन भी शो हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि अगर तो ये सेलेक्ट स्टेरिक होता, ये कॉलम्स के नाम ना लिखे होते, तब तो हम ये जो मैंने सर्कल किया खाली इतना मेरा रिजल्ट काफ़ी था। मतलब ये नोटेशन आपकी इसकी आंसर थी कि आप लेफ्ट पे ई लिखा, फुल आउटर ज्वाइन की नोटेशन लगाई, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये ऑन वाली कंडीशन है, और राइट पे आपने राइट के टेबल का नाम लिख दिया। लेकिन हम ये जो सारा रिजल्ट आ रहा है इस टेबल में से सिर्फ और सिर्फ ये 4 कॉलम शो कराना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रोजेक्ट का सिंबल यहाँ पे लगा दिया। इसमें अब किसी को कोई थोड़ा कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो? सर क्वेरी में ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी बता दें, इसका क्या मतलब है? हाँ, ई डॉट डिपार्टमेंट, ये देखो बेसिकली अभी तक जो हमने पहले जो क्यूरीज पढ़ी थी हमने ना एट्रीब्यूट्स के नाम दोनों टेबल में सेम लिखे थे। अगर मैंने ये डेटाबेस खुद बनाया होता तो मैंने एम्प्लॉय के टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी ही नाम लिखना था कॉलम का या एट्रीब्यूट का, और डिपार्टमेंट के टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी ही लिखना था। लेकिन इस डेटाबेस में क्या हुआ है कि एम्प्लॉय के टेबल में उस एट्रीब्यूट का नाम जो कि फॉरेन की आ रहा है ना, ये बेसिकली यहाँ से फॉरेन की आ रही है, लेकिन फॉरेन की का नाम हमने डिपार्टमेंट आईडी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर लिख दिया। बस हमने उसका एट्रीब्यूट का नाम डिपार्टमेंट नंबर लिख दिया कि एम्प्लॉय के टेबल में वो फॉरेन की जो है उसका नाम डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट के टेबल में वो एस प्राइमरी की है उसका नाम डिपार्टमेंट आईडी है। तो ऑन की कंडीशन में हम बेसिकली ये फॉरेन की और प्राइमरी की ये जो रिलेशनशिप होती है वही लिखते हैं। तो ऑन के अंदर जो जो उसकी एक्चुअल नाम है वो लिखने हैं कि एम्प्लॉय के टेबल से डिपार्टमेंट नंबर है एट्रीब्यूट का नाम, और डी डॉट डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है। अब क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, तो ये आप कर सकते हो, आप इसको ना प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो कि अगर आप प्राइमरी की और फॉरेन की का नाम आप ABC जो मर्जी कॉलम का नाम लिख दो, लेकिन जब आप उसको एज फॉरेन की बनाओगे तो इट डजंट मैटर कि उसका नाम क्या है। उसकी डाटा टाइप जरूर अफेक्ट होती है लेकिन उसका नाम चेंज हो सकता है। एक टेबल में एज अ प्राइमरी की उसका नाम कुछ और है, लेकिन एज अ फॉरेन की वो किसी और टेबल में जा रहा है तो उस एट्रीब्यूट का नाम चेंज हो सकता है, कुछ और हो सकता है। और ये हमने, अगर आपको याद हो तो जहाँ पे हमने एसोसिएटिव एंटिटी पढ़ा था वहाँ पर हमने एसोसिएटिव एंटिटी के अंदर जिस तरह रजिस्ट्रेशन का अगर हमने टेबल बनाया था तो हमने रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी लिखा था, एट्रीब्यूट का नाम या कॉलम का नाम, और जबकि वो स्टूडेंट के टेबल में खाली स्टूडेंट आईडी था। तो ये वही वाली चीज़ यहाँ पर हो रही है कि डिपार्टमेंट के टेबल में उसका नाम डिपार्टमेंट आईडी है और एम्प्लॉय के टेबल में उसका नाम डिपार्टमेंट नंबर है। तो इट डजंट मैटर। तो ऑन की कंडीशन में हमने नंबर और आईडी इस वजह से लिखा हुआ है जो उनके कॉलम्स के एग्जैक्ट नाम है। सर ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अच्छा सर, वो जूम पे 40 मिनट बाद क्लास बंद हो जाती थी, यहाँ पे नहीं कुछ इस तरह का होता है? नहीं, ये आपका परचेज्ड है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ये जितनी मर्जी देर से चलाते रहो। मसला है सर। नहीं, मसला नहीं है। आपकी आखिरी स्लाइड है इसके बाद, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा मैंने कहा था कि आखिरी स्लाइड में आपको बता दूंगा कि ये सारी आपने एफर्ट तो कर ली रिलेशनल अलजेब्रा। अब इसका फायदा क्या है कि क्यूरी तो आपने लिख ली, सारा कुछ आपने कर लिया, मकसद क्या है इसका, मतलब आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, किस तरह यूज कर सकते हो। अब आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है, ये वाली, ये आप देख लो। हमने क्या करो, ये बेसिकली अब इसको इस फॉर्म में लिख दिया आपको, ये मैं बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। हमने बेसिकली अगर हम ये क्यूरी नंबर 1 को पढ़ते हैं, हम कर रहे हैं सेलेक्ट इंस्ट्रक्टर के टेबल से। इंस्ट्रक्टर के टेबल बेसिकली यहाँ पे आई है, आई मेरा जो है यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ, यहाँ मैं टी लिख देता हूँ, यहाँ मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा आई है, ये मेरा टी है, ये कोर्स का टेबल सी है। मतलब आप ये समझ लो कि इंस्ट्रक्टर के टेबल का नाम आई है, मतलब यहाँ पे मैंने कर दिया। मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट आई डॉट आई नेम सी डॉट टाइटल कि इंस्ट्रक्टर के नेम, इंस्ट्रक्टर के टेबल से इंस्ट्रक्टर का नाम शो कराओ, कोर्स के टेबल से कोर्स का टाइटल शो कराओ। अब कोर्स के टेबल के अंदर क्या पड़ा हुआ, मुझे थोड़ा सा इसको अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो कोर्स का जो टेबल है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर कोर्स आईडी पड़ी होगी और कोर्स का टाइटल पड़ा होगा, ठीक है। जो मेरा इंस्ट्रक्टर का टेबल है उसके अंदर इंस्ट्रक्टर की आईडी पड़ी होगी, इंस्ट्रक्टर का नाम वगैरह पड़ा होगा, और मेरे पास एक टीचर्स का तीसरा टेबल है। अब ये वो वाली बात है
कि अगर आपको याद आ रहा हो कि एक इंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा कोर्स टीच कर सकता है, रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान, तो उसकी वजह से ये बीच में एक एसोसिएट एंटिटी बनी जिसका नाम मैंने टीचर्स लग दिया। यहाँ मेरी कोर्स आईडी भी एज फॉरेन की आ रही है और इंस्ट्रक्टर आईडी भी एज फॉरेन की आ रही है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्टर का नाम और कोर्स का नाम शो करा दो। तो मुझे 3 टेबल्स का ज्वाइन लगाना है। ये एक्ट करेगा उन रिजल्ट्स को, जो रजिस्ट्रेशन वाला टीचर्स वाला जो मेरा टेबल है वो बेसिकली मुझे बताएगा कि कौन सा टीचर, कौन सा इंस्ट्रक्टर आईडी कौन से वाले कोर्स आईडी से बिलोंग करता है। और जब मैं ज्वाइन उसके लगाऊंगा तो वो उनके नाम उठा के कोर्स के टेबल से कोर्स का नाम ले आएगा, इंस्ट्रक्टर के टेबल से इंस्ट्रक्टर नाम ले आएगा। तो अब हम जरा क्यूरी की तरफ आते हैं, जो क्यूरी 1 है। मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट आई डॉट नेम, इंस्ट्रक्टर टेबल से इंस्ट्रक्टर नाम लो, कोर्स सी डॉट टाइटल कि कोर्स के टेबल से कोर्स का टाइटल लेके रहे हो। फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, लेफ्ट के ऊपर मैंने इंस्ट्रक्टर का टेबल रखा है। इनर ज्वाइन टीचर्स, अब यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली इनर ज्वाइन कोर्स के साथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ना तो इंस्ट्रक्टर के टेबल से कोई फॉरेन की कोर्स में जा रही है, ना ही कोर्स के टेबल से कोई फॉरेन की इंस्ट्रक्टर में आ रही है। इन दोनों को आपस में रिलेशनशिप को बना कौन रहा है? टीचर्स का टेबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर के टेबल को मैं ज्वाइन करूंगा, इनर ज्वाइन लगाऊंगा टीचर्स के टेबल के साथ, और वो वाला जो रिजल्ट आएगा उसका मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा कोर्स वाले टेबल के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इंस्ट्रक्टर इनर ज्वाइन टीचर्स टी ऑन इंस्ट्रक्टर आईडी टी आई डॉट आई डी जो है ना उसके इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद ये वाला जो सारा रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा उसको मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ, किसके साथ? कोर्स के साथ। ऑन आपका टीचर्स में जो कोर्स आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए कोर्स में कोर्स आईडी। वेयर, इसके बाद मैंने कंडीशन में लगा दी है कि वेयर आई डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू म्यूजिक, कि खाली म्यूजिक के डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स का नाम बेसिकली नाम शो करना चाह रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब ये लेफ्ट साइड पे देखो, मैंने प्रोजेक्ट किया नाम और टाइटल। उसके बाद मैंने क्या किया, कोर्स और टीचर्स का मैंने मतलब ये हमने लगाया इनर ज्वाइन इस तरीके से। इस क्यूरी में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। फिर कोर्स और टीचर्स का मैंने इनर ज्वाइन लगाया, उसका जो रिजल्ट आया है उसको मैंने इनर ज्वाइन कर दिया इंस्ट्रक्टर के साथ। और ये जो सारे रिजल्ट आया है इसमें से खाली वो वाले मैंने रोज शो करा दिए जहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट का नाम म्यूजिक है। अब इसके अंदर होगा क्या, लेट्स सपोज कि मेरे इंस्ट्रक्टर और टीचर्स के अंदर लेट्स सपोज 1000 रोज पड़ी हुई हैं, सारे के सारे सारे के सारे टीचर्स हैं, सारे के सारे कोर्स हैं, वो डिफरेंट जो है ना कोर्सेज पढ़ा रहे हैं कई इंस्ट्रक्टर। तो कोर्स के अंदर जितनी भी टीचर्स के अंदर लेट्स सपोज 1000 रोज पढ़ी हुई हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ कि ये वाला इंस्ट्रक्टर ये वाला कोर्स, ये वाला इंस्ट्रक्टर ये वाला कोर्स पढ़ा रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो म्यूजिक के डिपार्टमेंट के कोर्सेज है वो सिर्फ 5 है। अगर इस क्यूरी को मैं एज इट इज रन करता हूँ तो क्या होगा, सारी की सारी रोज मैच होगा क्या, कोर्स का नाम टीचर्स के टेबल के अंदर कोर्स आईडी की जगह कोर्स का नाम, इनर ज्वाइन वो लगेगा, उसके बाद उसका इनर ज्वाइन ये लगेगा। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा, टीचर्स में क्योंकि 1000 रोज है तो रिजल्ट भी 1000 रोज ही होंगी। 1000 रोज आएंगी, उन 1000 रोज में से आप सिलेक्ट करोगे कि म्यूजिक का डिपार्टमेंट है, खाली वो शो करा दो। लेकिन अगर आप ये राइट साइड वाली क्यूरी देखो, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो सिलेक्शन प्रेडिकेट आपने पहले लगा दिया कि आपने ये वाला रिजल्ट अचीव किया, टीचर्स को आपने इनर ज्वाइन किया कोर्स के साथ, इसमें आपके पास कितनी रोज आ गई, लेट्स सपोज 1000, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्ट्रक्टर के टेबल में से खाली उन इंस्ट्रक्टर को आपने जिसको कहते हैं ना, सिर्फ उन इंस्ट्रक्टर की रिकॉर्ड आप लेकर आए हो जो कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में, ये लेट्स सपोज खाली थे 5 थे। और जब आपने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया तो बेसिकली 5 रोज इस 1000 के साथ होंगी और आपका रिजल्ट सिर्फ उन 5 का नाम डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपकी क्यूरी थोड़ी सी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। जबकि इस केस में क्या हो रहा था कि अगर आपके इंस्ट्रक्टर लेट्स सपोज 100 थे और यहाँ भी आपके 1000 रिकॉर्ड्स थे, तो ये इसका आउटपुट 1000 आई थी, इसमें 100 इंस्ट्रक्टर थे, ये 100 इंस्ट्रक्टर मैच होंगे 1000 के साथ। जबकि इस केस में आपने सिलेक्शन पहले लगा दी है, जिसमें सिर्फ ये 5 इंस्ट्रक्टर जो कि म्यूजिक के थे वो ही इन रोज के साथ मैच होंगे। तो आपकी क्यूरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, जरा फास्ट चलेगी। तो इसको बेसिकली हमने जो लिखा हुआ है, जो क्यूरी नंबर 2 है वो आपकी ऑप्टिमाइज्ड है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आई डॉट इंस्ट्रक्टर नेम सी डॉट टाइटल फ्रॉम इंस्ट्रक्टर इनर ज्वाइन टीचर्स ऑन दिस और एंड। अब ये देखो ऑन के बाद मैंने इनिशियली उसको बता दिया कि जब तुमने इसका इनर ज्वाइन लगाना है तो डिपार्टमेंट नेम उसका म्यूजिक होना चाहिए।
खाली इसके ऊपर लगा दो कि इंस्ट्रक्टर आईडी और टीचर्स में खाली वो वाले रिकॉर्ड उठा के लाओ जिनका डिपार्टमेंट नेम म्यूजिक है, और फिर उसको जो है ना आप कोर्स के साथ बेसिकली शो कर दो। मतलब इसका जो रिजल्ट आया है उसको आप कोर्स के टेबल के साथ आप उसका इनर जॉइन लगा दो, तो ये काम हो रहा है। तो इससे आपकी जो सेकंड वाली क्यूरी है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो गई है कि आप इंस्ट्रक्टर और टीचर्स को जब आप ज्वाइन कर रहे हो, ये ऑब्वियसली ऊपर वाले इसके साथ मैच नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप मैं 1 और 2 क्यूरी का बताता हूँ तो 1 क्यूरी में क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्टर और टीचर्स का ज्वाइन लग रहा है। लेट्स सपोज कि टीचर्स के टेबल के अंदर 1000 रोज थी, तो इंस्ट्रक्टर और टीचर्स के टेबल का ज्वाइंस लग रहा है 1000 रोज आई, उसका उन 1000 रोज का ज्वाइन लग रहा है कोर्स के टेबल के साथ, उसका रिजल्ट भी जारी बात है 1000 रोज ही होंगी कि जो मैच करेंगे, उसको जो कोर्स आईडी जारी बात है उसका नाम रिप्लेस हो जाएगा, और फिर उसमें से सिर्फ हम म्यूजिक की रोज शो कर रहे हैं। तो इसमें से क्या है कि जो वेयर की कंडीशन है वो लग रही है वो 1000, मतलब आप जब इनर ज्वाइन लगा रहे हो तो पहला इनर ज्वाइन लगाने के बाद भी 1000 रोज थी, दूसरा इनर ज्वाइन जब आपने उसके साथ लगाया उसका रिजल्ट भी 1000 रोज था, उसमें से आपने वेयर की कंडीशन लगाई। सेकंड क्यूरी में क्या हो रहा है, सेकंड क्यूरी में आपने इंस्ट्रक्टर को पहले ही बता दिया कि जो आपके इंस्ट्रक्टर जिनका डिपार्टमेंट म्यूजिक है उसका आपने इनर ज्वाइन टीचर्स के साथ लगाना है। तो अगर जिनका डिपार्टमेंट म्यूजिक था वो लेट्स सपोज सिर्फ 5 इंस्ट्रक्टर थे, तो उन 5 इंस्ट्रक्टर का इनर ज्वाइन लगा 1000 रोज टीचर्स के साथ, उसकी आउटपुट क्या आई 5 रोज, उन 5 रोज का इनर ज्वाइन कोर्स के साथ लगा, तो आपकी क्यूरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। पहले 1000 लगने के बाद आपका जिसको कहते हैं ना, कह रहे थे कि अच्छा वो सारे के सारे जो 1000 रोज एंड में आ गई हैं और ज्वाइन भी 1000 आ गए हैं सारे मैच करने के बाद, उसमें से खाली म्यूजिक शो कर दो। यहाँ पे आपने पहले लेवल पे ही उसको ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद आपने अगला ज्वाइन लगाया तो आपके पास रोज ही टोटल 5 पड़ी हुई थी, मतलब इंस्ट्रक्टर ही टोटल म्यूजिक वाले 5 पड़े हुए थे जिनका आपने कोर्स आईडी जो है ओके उसने इनके साथ रिप्लेस कर दिया कोर्स के टेबल के साथ। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोजेक्शन और सिलेक्शन में किस तरीके से आप ये कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकूँ, नोटेशंस एक दफ़ा इसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ और इस स्लाइड पे मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। आप कर रहे हो, सॉरी, प्रोजेक्ट कर रहे हो, नेम टाइटल, ठीक है, उसके बाद आप सेलेक्ट कर रहे हो। अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मैं क्या करूँ। ये एन और टी जो लिखा है बेसिकली नेम टाइटल है, मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है बताने के लिए। सेलेक्ट क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कंडीशन क्या आपकी, ये डिपार्टमेंट म्यूजिक वाली, ये मैंने कंडीशन बेसिकली ये वाली मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और उसके बाद कौन से टेबल से कर रहे हो, आई, उसके बाद टी क्रॉस इनर जॉइन का जो है टी क्रॉस सी, सॉरी सी, ये और ये बेसिक क्या है, टीचिंग का कोर्स का इनर जॉइन लगाया, उसका आई के साथ इनर जॉइन लगाया, उसमें से आपने सेलेक्ट किया और उसमें से सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट खाली ये 2 कॉलम कर दिए। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में ये हो रहा है कि आपकी ये वाली चीज़ तो सेम रह रही है। आपने क्या किया, हाँ इस वाले केस में बेसिकली बंद तो ये इसी तरह ही रहा है, लेकिन इसको अगर मैं ऑप्टिमाइज इस तरह करता हूँ, जॉइन लगाने से पहले हो रहा है, हाँ, तो इस वाले केस में बेसिकली ये सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा कि आप प्रोजेक्ट वही कर रहे हो, 2 चीज़ें, नाम और टाइटल। उसके बाद आपने जो आपका इंस्ट्रक्टर है इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू म्यूजिक ये यहाँ पे लिख दिया और इसको आपने कर दिया आई। उसके बाद आपने इसका इनर ज्वाइन लगाया है टी इनर ज्वाइन सी के साथ। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि यहाँ पे चेक कर लो, इस वाले केस में आप जो कंडीशन लगा रहे हो वो इस सारे ज्वाइन का रिजल्ट अचीव करने के बाद लगा रहे हो। इस वाले केस में आपने यहाँ से रिजल्ट ले आए और उसका इनर ज्वाइन इंस्ट्रक्टर के टेबल के साथ लगाने से पहले आपने पहले ही वो इंस्ट्रक्टर जो 5 इंस्ट्रक्टर थे म्यूजिक के, खाली उनको आपने अलग से मतलब डिपार्टमेंट नेम इक्वल म्यूजिक करके कर लिया और फिर इसका ज्वाइन आपने इसके साथ लगाया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कह लो कि ब्रैकेट थोड़े से चेंज हो गए हैं, जिस तरह वो प्लस माइनस ऑपरेटर में नहीं चेंज हो जाते आपके जब आप करते हो कि अगर आप ऑपरेटर्स स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो प्रेसिडेंस के हिसाब से चलेंगे जो आप सी में भी पढ़ चुके हो प्लस माइनस के, लेकिन अगर आप वो ब्रैकेट्स के थ्रू स्पेसिफाई कर दोगे
तो फिर बेशक आगे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, लेकिन वो ब्रैकेट का पार्ट नहीं आ रहा, तो एडिशन पहले हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन बाद में हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का ये चीज़ है। क्लियर हो गया? आइडिया हो गया आपको इसका क्या चीज़ है? कोई क्वेश्चन आपका हो? सर नहीं, बहुत उम्दा। ठीक है, चलो सही है। अब इस रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्लाइड्स आई थिंक मैंने अपलोड करना भूल गया हूँ, स्लाइड्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा। पहले मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ और शेयरिंग ख़त्म कर दूँ और स्टॉप रिकॉर्डिंग।